Myself, Dr. Mamta Sharma, Associate Professor Political Science, BA Part 3rd, Western Political Thought। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम अरस्तु का क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का अध्ययन करेंगे। आप सभी को विदित है कि हमने पूर्व वीडियो में अरस्तु का इंट्रोडक्टरी सेक्शन पढ़ा। उस सेक्शन के अंदर हमने स्टेट थ्योरी की बात करी। Today I will discuss about the classification of constitution। अरस्तु के द्वारा संविधानों का वर्गीकरण राजनीति विज्ञान की कोई मौलिक देन नहीं है। उसने प्लेटो द्वारा स्टेट्समैन में किए गए राज्यों के वर्गीकरण को ही अपनाया है। पॉलिटिक्स के 30 भाग में संविधानों का वर्गीकरण किया गया है और उसके छठे भाग में विभिन्न संविधानों का विस्तार से वर्णन किया है। अतः अरस्तु की संविधान विषयक विवेचना 158 भिन्न भिन्न संविधानों के अध्ययन पर आधारित है। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि अरस्तु ने संविधान की क्या परिभाषा दी है। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अरस्तु ने संविधान की व्याख्या 2 रूपों में की है। सर्वप्रथम वह कहता है कि राज्य के विभिन्न मनुष्य के जीवन निर्वाह के विशेष नियमों का नाम ही संविधान है। इस प्रकार संविधान एक जीवन पद्धति है और जीवन निर्वाह का एक विशेष मार्ग है। पॉलिटिक्स की चतुर्थ पुस्तक में वह संविधान की परिभाषा करते हुए लिखता है कि यह राज्य के विभिन्न पदों का संगठन है जिसमें उनकी वितरण विधि को निश्चित किया जाता है, सार्वभौम सत्ता का निर्धारण किया जाता है एवं समुदाय तथा उसके समस्त सदस्यों के द्वारा अंगीकार लक्ष्य की प्रकृति का निर्णय किया जाता है। A constitution may be defined as an organization of offences in a state by which the method of their distribution is fixed and the sovereign authority is determined and the nature of the end to be purged by the association and all its member is prescribed। जहाँ पहली बड़ी परिभाषा में अरस्तु संविधान के नैतिक रूप की ओर ध्यान आकर्षित करता है, वह दूसरी परिभाषा में संविधान के राजनीतिक स्वरूप की ओर संकेत करता है। अतः अरस्तु द्वारा प्रस्तुत परिभाषाओं के विश्लेषण से निम्न बात स्पष्ट होती है। नंबर 1, संविधान राज्य अथवा उसके पदों का संगठन है। संविधान द्वारा ही राज्य की रूपरेखा एवं राज्य का आकार सुनिश्चित किया जाता है। नंबर 2, संविधान ही सर्वोच्च सत्ता को निश्चित करता है। ऐसे प्रश्नों का कि राज्यों की सार्वभौम सत्ता एक व्यक्ति, कुछ व्यक्तियों अथवा अनेक व्यक्तियों में निहित है और हम राज्य के संविधान के आधार में भी दे सकते हैं। थर्डली, संविधान ही राज्य तथा लोगों के लक्ष्य को निश्चित करता है। उपरोक्त आधार पर हम कहते हैं कि अरस्तु के विचारों के विश्लेषण में ही यही प्रतीत होता है कि अरस्तु राज्य और संविधान में स्पष्ट अंतर देखता है और वास्तव में अरस्तु के द्वारा पूर्व संविधान और राज्य को पृथक पृथक रूप में वर्णित नहीं किया गया था, परंतु जहां एक और अरस्तु राज्य और संविधान के बीच अंतर स्पष्ट करता है, वहां दूसरी ओर वह यह भी कहता है कि संविधान द्वारा ही राज्य का स्वरूप निर्धारित होता है। इसके पश्चात हम क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधानों का वर्गीकरण। अरस्तु ने संविधानों का वर्गीकरण 2 आधारों पर किया है। नंबर के आधार पर, जिसे हम संख्या के आधार पर कहते हैं कि प्रभुत्व शक्ति का प्रयोग कितने व्यक्तियों के द्वारा किया जाता है, और नंबर 2 पर्पस के आधार पर, जिसे हम उद्देश्य कहते हैं। इसका तात्पर्य है कि शासन करने वाले व्यक्तियों का उद्देश्य सार्वजनिक हित है या स्वार्थसिद्ध। इस क्लासिफिकेशन के आधार पर अरस्तु के द्वारा संविधानों का वर्गीकरण जो है वो निम्न तालिका द्वारा आपको स्पष्ट किया जा रहा है। एक व्यक्ति का शासन, एक राजतंत्र, उसका विकृत स्वरूप निरंकुश तंत्र, कुछ व्यक्ति कुलीन तंत्र, उसका विकृत रूप वाक्तंत्र, अनेक व्यक्ति जिसे हम संयंत्र प्रजातंत्र या बहुतंत्र कहते हैं, और उसका विकृत स्वरूप भीड़ तंत्र। इस सारणी के माध्यम से हम सबसे पहले मोनार्की, जिसे हम अरस्तु के द्वारा राजतंत्र कहा गया है। अरस्तु के अनुसार राजतंत्र सर्वश्रेष्ठ शासन प्रणाली है। इसमें किसी भी राज्य का शासन एक व्यक्ति के हाथ में होता है और उसके राजा का लक्ष्य
प्रजा की सामान्य भलाई होता है और यही उसकी आदर्श व्यवस्था है। इसके अंतर्गत उन्होंने स्पार्टा का मॉडल का राजतंत्र कहा है। इसी के अंतर्गत बर्बर जातियों में पाई जाने वाले राजतंत्र की बात की है। तानाशाही अथवा निर्वाचित राजतंत्र की बात की है, वीर युग के राजतंत्र की बात की है और संपूर्ण राजतंत्र की इसके अंतर्गत बात की है। सेकेंडली, निरंकुश तंत्र जिसे हम टायरनी कहते हैं। अरस्तु के अनुसार निरंकुश तंत्र राजतंत्र का वह रूप है जिसमें शासक शासितों के हितों की उपेक्षा कर अपने हित में शासन करता है और इस शासन की कई विशेषताएं हैं। यह राजतंत्र का विकृत रूप है। ये एक प्रकार का तानाशाही है। थर्डली, अरिस्टोक्रेसी जिसे इन्होंने कुलीन तंत्र कहा है। जिस राज्य में शासन सत्ता कुछ व्यक्तियों के हाथ में हो और जहाँ शासन सत्ता का प्रयोग विधि अथवा कानून के अनुसार होता है उसे कुलीन तंत्र कहा जाता है। फोर्थली, ओलिगार्की जिसे धनिक तंत्र कहा है। धनिक तंत्र वह शासन विधान है जिसपे संपन्न एवं कुलीन वर्ग शासन का संचालन करते हैं। वह अल्पमत में होते हैं और इस आधार पर धनिक तंत्र के दो विशेषताएं दृष्टिगोचर होती है कि सत्ता संपत्तिशील वर्ग के हाथों में होती है और संपत्ति स्वामियों की संख्या अल्पमत में होती है। लास्टली, उन्होंने पॉलिटी जिसे सर्व प्रजातंत्र कहा है। पॉलिटी अर्थात सर्व प्रजातंत्र का अर्थ है कि सारी जनता के लिए किए जाने वाला शासन। इस तरह से हम देखेंगे कि अरस्तु ने अपना संविधानों का वर्गीकरण किया है, लेकिन ये संविधानों का जो वर्गीकरण किया है इसे हम साइकिल चेंज इन कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, अर्थात संविधानों में चक्रीय परिवर्तन। संविधानों में चक्रीय परिवर्तन किस तरह से होता है, क्या इसके एस्पेक्ट है, इसको अपन इसके अंतर्गत देखेंगे। अरस्तु ने संविधानों के वर्गीकरण के साथ साथ राजनीतिक परिवर्तनों का भी एक कालचक्र प्रस्तुत किया है जिसे उन्होंने साइकिल थ्योरी ऑफ गवर्नमेंट कहा है। अरस्तु की धारणा है कि जिस प्रकार ऋतुएं स्वाभाविक रूप से बदलती रहती है उसी प्रकार शासनों में भी परिवर्तन का चक्र चलता रहता है। राजनीतिक परिवर्तन का यह चक्र राजतंत्र से प्रारंभ होता है और क्रमशः निरंकुश तंत्र, कुलीन तंत्र, धनिक वर्ग तंत्र, पॉलिटी और प्रजातंत्र के बाद अंत में फिर ये राजतंत्र में परिवर्तित हो जाता है। ये उन्होंने संविधान का एक चक्रीय परिवर्तन इसके अंतर्गत बताया है। लेकिन अरस्तु के संविधानों के वर्गीकरण से सभी लोग सहमत नहीं थे। आलोचकों ने इसकी कई आधारों पर आलोचना की कि ये जो वर्गीकरण है इसके क्या डिमेरिट फैक्टर्स हैं। जैसा कि इसमें बताया है कि अरस्तु के वर्गीकरण की कई आधारों पर आलोचना की जाती है। इसके अंतर्गत बर्गेस के अनुसार अरस्तु के संविधानों का वर्गीकरण आध्यात्मिक है, संख्यात्मक नहीं। सिले ने कहा है कि अरस्तु ने अपने समय के नगर राज्यों का वर्गीकरण किया है जिसे आज के राष्ट्रीय बहुराष्ट्रीय राज्यों के वर्गीकरण के लिए प्रयोग में नहीं किया जा सकता। वस्तुतः अरस्तु के वर्गीकरण के निम्नलिखित तर्कों के आधार पर आलोचना की गई है। नंबर 1, यह सरकारों का वर्गीकरण है, राज्यों का नहीं। अरस्तु के वर्गीकरण की आलोचना करते हुए डॉक्टर गॉर्नर ने इस बात पर बल दिया है कि अरस्तु ने राज्य और सरकार का भेद नहीं किया, फलतः उसके द्वारा किया गया वर्गीकरण राज्यों का वर्गीकरण न होकर सरकारों का वर्गीकरण है। परंतु इसके साथ साथ इस आलोचना को उचित नहीं माना क्योंकि राज्य और सरकार का भेद आधुनिक युग की देन है। ग्रीक काल में तो राज्य और सरकार में तो अंतर किया ही नहीं जाता था और अरस्तु ने अपने समय प्रचलित धारा में प्रभावित होना नितांत स्वाभाविक था। अरस्तु के बाद विभिन्न विद्वानों द्वारा किए गए वर्गीकरण किसी न किसी रूप से सरकार से संबंधित थे। सेकेंडली, मौलिकता का अभाव। आलोचकों के अनुसार अरस्तु के वर्गीकरण में मौलिकता का नितांत अभाव पाया जाता है। उसने इस संदर्भ में अपने गुरु प्लेटो की नकल की है। अंतर केवल इतना ही कि प्लेटो के संवैधानिक प्रजातंत्र के स्थान पर अरस्तु ने पॉलिटी और प्रजातंत्र के स्थान पर भीड़ तंत्र नाम रखा है। अतः प्लेटो ने वर्गीकरण का आधार संख्या को बनाया, अरस्तु ने आर्थिक तत्व और जोड़ दिया है। थर्डली, संविधान, राज्य और शासन शब्दों में अंतर का अभाव पाया गया है, जैसा कि पूर्व में भी कहा जा चुका है। फोर्थली, अवैज्ञानिक और संख्यात्मक वर्गीकरण। अरस्तु का वर्गीकरण किसी वैज्ञानिक आधार पर नहीं हुआ है। गॉर्नर ने इसी कमी की ओर संकेत करते हुए कहा कि सरकारों के वर्गीकरण के रूप में ये असंगत है क्योंकि यह ऐसे किसी सिद्धांत पर आधारित नहीं है जिसके अनुसार सरकारों के परस्पर आधारभूत विशेषताओं तथा संगठन के रूप में भिन्नता स्थापित
की जा सके। तत्पश्चात प्रजातंत्र को उचित स्थान नहीं दिया गया है। अपने वर्गीकरण में अरस्तु प्रजातंत्र को भीड़ तंत्र का पर्यायवाची मानता है, लेकिन वर्तमान समय में प्रजातंत्र सर्वश्रेष्ठ शासन पद्धति है। अतः प्रजातंत्र के संबंध में अरस्तु के विचारों को स्वीकार नहीं किया जा सकता। तत्पश्चात अरस्तु का वर्गीकरण आधुनिक राज्यों पर खरा नहीं उतरता, क्योंकि अरस्तु के समय में छोटे छोटे नगर राज्य थे और उन्हीं को ध्यान में रखे उसके द्वारा इसका प्रतिपादन किया गया। परिवर्तन चक्र त्रुटिपूर्ण। अरस्तु राज्यों के वर्गीकरण के साथ साथ शासन व्यवस्थाओं का परिवर्तन चक्र त्रुटिपूर्ण है। वस्तु राज्य या शासन व्यवस्थाओं में वैसे ही नियमित या व्यवस्थित परिवर्तन नहीं होते जैसे कि अरस्तु के द्वारा बताए गए हैं। राजतंत्र का काल्पनिक चित्रण। इसके अंतर्गत अरस्तु ने राजतंत्र का भी काल्पनिक चित्रण किया है, जिसे कि स्वीकार नहीं किया गया। अतः अंत में हम कहेंगे कि अरस्तु के द्वारा दिए गए वर्गीकरण का इतनी आलोचनाओं के पश्चात भी इसकी महत्ता है, इसका प्रभाव है, क्योंकि अरस्तु द्वारा किए गए वर्गीकरणों का आलोचना का अर्थ यह नहीं कि इस वर्गीकरण का कोई महत्व ही नहीं है। वास्तव में इस वर्गीकरण का ऐतिहासिक महत्व है। सुनिश्चित आधारों पर यह वर्गीकरण किया गया था और राजनीति विज्ञान का यह सबसे पहला और व्यवस्थित वर्गीकरण था। अरस्तु का यह वर्गीकरण एक तरह से मार्गदर्शक बन गया। अरस्तु के बाद पॉलीबियस के बाद सिसरो, मैकियावेली, बोधा, हॉब्स, लोक, रूसो और मॉन्टेस्क्यू आदि विचारों ने भी सरकारों के वर्गीकरण की योजना प्रस्तुत की थी और इस सब के वर्गीकरण का स्रोत अरस्तु को ही माना जाता है। इसलिए अंत में ये कहा जाएगा कि गिलक्राइस्ट ने कहा है कि आधुनिक सरकारों के स्वरूप के लिए वे वर्गीकरण पर्याप्त नहीं है, पर आज तक जितने भी वर्गीकरण हुए हैं उनके लिए एक यह ऐतिहासिक आधार है। आज के वीडियो में हम इतना ही समझेंगे। नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे के एस्पेक्ट्स को लेंगे। धन्यवाद।